Welcome, dear brothers and sisters, to Elliott Wave Master Course Beginner Part 2। इसमें हम जानेंगे इम्पल्स स्ट्रक्चर के बारे में। जो इम्पल्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है बनने का, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, हर इम्पल्स के बाद क्या क्या छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं, उसका मतलब क्या होता है ना, ये सब हम जानेंगे। ब्लैंक चार्ट पे हम रूल्स डाल के देखेंगे कि क्या है रूल्स इम्पल्स का, और इसको बनने के लिए क्या क्या रूल्स की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका फुल मार्केट साइकिल, जो मार्केट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या आपको पता है कि ये वाला हिस्सा, जो पहला वाला हिस्सा है, ये एक इम्पल्स होता है। इसको हिंदी में कोई शब्द नहीं है इम्पल्स का, तो हमको इम्पल्स ही बुलाना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इम्पल्स में 1 2 3 4 5 है ना। तो इसके बारे में हमको मार्क करना होगा, तो हम एक ब्लैंक चार्ट पे हमको डाल के एक बार पहले समझना होगा। टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है कि लोग टेक्स्ट बुक पढ़ के आ जाते हैं, लगता है उनको सब आता है, बट सही में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक हम पढ़ के अच्छी बात है, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मार्केट में खुदा कंफ्यूजिंग होता है। तो मार्केट में एक ब्लैंक चार्ट पे हम डाल के देखते हैं कि क्या है ये। तो ये हो गया आपका ब्लैंक चार्ट। इस पे आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है आपके हिसाब से। एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5 कहाँ पे है। ओके, आप ट्राई कीजिए। आई ऑल्सो टेल यू द करेक्ट आंसर। सही जवाब मैं आपको दूंगा डेफिनेटली। तो हमेशा याद रखना कि वेव 1 जो होता है ना, स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग होता है हर चीज का, एक वेव 1 होता है। वेव 1 के बाद आता है वेव 2। तो वेव 2 क्या होता है एग्जैक्टली इसमें, इस स्ट्रक्चर में, जब एक कोई मार्केट गिर रहा होता है मंदी में, एक नया बुलिश मतलब तेजी स्टार्ट होने वाला, तो पहला जो मूव आएगा तेजी का वो आपका वेव 1 होगा, फिर उसके बाद वेव 2 होगा। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लोग क्या बोलते हैं, एक हायर लो बनाना। ओके, तो ये हो गया आपका वेव 2। तो वेव 2 हमेशा वेव 1 के अंदर ही होता है। इसमें क्या होता है, क्या काफी लोग गलती करते हैं कि सब लोग टीवी या फिर यूट्यूब या फिर जहां पे भी उनका इंफॉर्मेशन होता है, लोग बोलते हैं हाँ भाई ये मंदी है, अभी भी मंदी चालू है, मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, या फिर सेल ऑन राइज मार्केट है, ये सब बोलते रहते हैं। बट अचानक से क्या होता है, एक तेजी से आती है एक मूव, है ना। तो यहाँ पे सब के सब फंस जाते हैं, इनकी कोई गलती नहीं। ये जो वेव आता है वेव टू भयानक होता है, डरावना होता है, या फिर एकदम कंफ्यूजिंग हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये मार्केट गिरने वाला है या फिर वापस तेजी से होने वाला है। तो पिछला मूव क्या था, गिर रहा था मार्केट, तो लोगों को लगा हाँ भाई इसके बाद तो गिरने ही वाला है, बट अचानक से एक तेजी से मूव होता है। इतना बड़ा मूव जो होता है मार्केट में, ये एक छोटे हाथ का खेल नहीं है, ये बड़े लोगों का खेल है। तो बड़े लोग जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर कोई बैंक हो गया, सुपर बैंक हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया, ये इतने बड़े लोग ही मार्केट को उठा सकते हैं इतना तेजी से। ओके, तो इनका काम है, ये बड़े लोगों का हाथ का खेल। हमारा क्या मकसद है कि इसी वेव में हमको बैठना है। जो वेव 3 है, इसी वेव में हमको बैठना है, बट इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि वेव 3 बनने वाला है ना। तो इसके लिए हमको वेव 2 और वेव 1 के मार्किंग सही होने चाहिए। ओके, ये वाला वेव 3 रिटेलर नहीं बना सकता, तो रिटेलर इस वेव में बैठा ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं एक तेजी से मूव आने वाली है। वो तो मंदी सोच रहा है, क्योंकि उसके फेवरेट यूट्यूबर ने बोला है कि यहाँ पे मंदी होने वाला है ना, तो उसको लग रहा है कि मंदी ही होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है, मार्केट तेज हो जाता है। मार्केट जब गिरता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो उनको लगता है कि हाँ भाई मार्केट गिरने ही वाला है, बट क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वेव 2 बना रहा है ना। इस पॉइंट पे सारे बड़े हाथ के एंट्री होती है, फिर ये लोग पूरा का पूरा वेव 3 बैठ के खाते हैं। यहाँ पे जब मुनाफा बुक करने का टाइम आता है ना, बड़े लोग बड़े हाथ होगा, इस पॉइंट पे लोगों को लगता है हाँ भाई ये तो मंदी नहीं है, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं लोग। जैसे ही लोग घुसते हैं तब अपने बड़े हाथ वाले एग्जिट करते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि यहाँ पे चलो बाय कर लो, मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट गिर जाता है। रिटेलर्स को लगता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, और अचानक से गिर जाता है। ठीक है, बाय ऑन डिप बोल के अपना यूट्यूबर, फेवरेट यूट्यूबर, या फिर टीवी, या फिर ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जहां पे भी देखो लोग बोल रहे हैं बाय ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप करना है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये होगा वो होगा, है ना। तो लोग उसी जाल में फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। बट हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये वेव 4 है, इसमें ज्यादा हमको
कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे ये मुनाफा बुक करने का टाइम है। सबसे खतरनाक वेव यही होता है, वेव 4। हमको पता है वेव 4 के बाद एक वेव 5 आएगा, वेव 5 भी आएगा, बट हमको इस चीज के लिए रुकना है कि वेव 4 को खत्म होने देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर मोड पे रिटेलर ने बाई किया, अचानक से मार्केट नहीं गिरा है, रिटेलर ने वापस बाई किया है, मार्केट गिरा है। कहाँ पे बाई कर रहा है रिटेलर? एग्जैक्ट यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सोच के हाँ भाई ये तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब तो गिर गया, मार्केट गिर गया, तो वापस उठ गया मार्केट, वापस गिर गया, वापस ऊपर गया मार्केट, वापस गिर गया। तो इसको यहाँ पे पूरा का पूरा रिटेलर को इतना दिखाया जा रहा है कि मार्केट नीचे ही जा रहा है। रिटेलर को नहीं पता कि ये वेव 4 है, हमको पता है ये वेव 4 है, एक न एक बार इसको वेव 5 खत्म करना ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट तक सबने सोचा कि हाँ भाई मार्केट गया, जाने वाला है, ये ऊपर नहीं जा सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वेव 5 आने वाला है। तो एक लास्ट लेग, मतलब लास्ट रैली ऊपर जाने के लिए बड़े हाथ खेलते हैं। तो यहाँ तक इस अचानक से तेजी आ गई वापस, है ना। लोगों को लगता है यहाँ पे, यहाँ पूरा का पूरा मंदी है दिमाग में, अचानक से तेजी आ गई तो यहाँ पे शॉक हो जाता है, मतलब पोजीशन ही नहीं लेते लोग, क्योंकि डरते हैं कि अचानक से इन्होंने शॉर्ट वापस शॉर्ट किया, वापस लॉन्ग किया, मार्केट ना गिर जाए, उनको ये डर होता है ना। तो मार्केट जब ऊपर गया यहाँ तक, यहाँ तक ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पहले पिछला हाई भी तोड़ दिया इसने मार्केट ने, अब ये तो ऊपर ही जा रहा है, इतना बड़ा मूव हो चुका है और मुझे मिस नहीं करना सोच के वापस रिटेलर इस पॉइंट पे घुसते हैं। और जब ये घुसते हैं तभी बड़े लोग पूरा का पूरा पोजीशन काट के मंदी में बैठ जाएंगे, है ना। ये होता है खेल पूरे वेव 5 में, इसलिए होता है कि जहां वेव बन रहा है हमको पता होना चाहिए और कौन सा स्ट्रक्चर है। इसको मार्क करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल से पहले हमको जानना है 1 2 3 4 5 के अंदर ही दो करेक्शंस होते हैं, वेव 2 और वेव 3। और आपके मेन ट्रेंड जो होता है, आप सपोज इस एग्जांपल में ऊपर जा रहा है ट्रेंड, है ना, इसके डायरेक्शन में वेव 1 होता है, वेव 3 होता है, वेव 5 होता है, ये भी इम्पल्स वेव होते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बेरिश एंड बुलिश डायरेक्शन के इम्पल्स वेव्स हैं। रूल्स दोनों में ही सेम है। तो पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए ढूंढ के निकालना है हमको ब्लैंक चार्ट पे कि क्या है। वेव 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट। इसका मतलब यह है कि वेव 3 सबसे शॉर्ट नहीं हो सकता, सबसे छोटा नहीं हो सकता। वेव 1 और वेव 5 और वेव 3, वेव 1 हो गया, ये वेव 3 हो गया और ये वेव 5। हम वेव 2 को क्यों नहीं गिन रहे, वेव 2 और 4, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये करेक्टिव वेव है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सेम थिंग बेरिश ट्रेंड में भी, वेव 1, वेव 3 और वेव 5, है ना। तो हमको क्या पता है यहाँ पे कि वेव 3 जो है सबसे छोटा नहीं हो सकता, ये एक गोल्डन रूल है। तो इसको हम मार्क करके, जब हम मार्किंग करेंगे चार्ट पे, हमको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वेव 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता। अगर आपके हिसाब से मार्किंग में वेव 3 छोटा है तो आपकी मार्किंग गलत है। ये सारे के सारे हमारे जो सोशल मीडिया में आते हैं, ये सब गलती यही करते हैं कि उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये वेव 1 है, वेव 2 है, तो अगला वेव 3 होगा, है ना। ये सोचते नहीं है कि वेव 3 छोटा, सबसे छोटा नहीं हो सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला रूल क्या है, वेव 2 जो है वेव 1 के पार नहीं जा सकता। मतलब जहाँ सपोज यहाँ पे वेव 1 स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, यहाँ पे लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जो भी हो, 0 पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट जो भी बोलना है बोलो, यहाँ से एक शुरुआत हुई है पूरी वेव की, यहाँ पे वेव 1, वेव 2। तो वेव 2 जो है वेव 1 के स्टार्ट पे नहीं आ सकता, 90% तक आ सकता है, पर इसके नीचे नहीं जा सकता। हमेशा वेव 2 वेव 1 के अंदर ही बंद होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, उसके बाद अपना वेव 3, वेव 4, वेव 5 आ जाएगा, बट इसमें याद रखना है वेव 2 जो है वेव 1 के अंदर ही बंद होगा। वेव 1 जो है, वेव 2 जो वेव 2 वेव 1 के अंदर ही बंद होगा, इसके पार नहीं जा सकता, स्टार्टिंग पॉइंट के पार नहीं जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। दोनों बेरिश एंड बुलिश केस में सारे इंपल्सेस को अप्लाई करने का यही इंपॉर्टेंट रूल है। लास्ट इंपॉर्टेंट रूल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट रूल कि यहाँ पे वेव 4
है ना, जो है वेव 4 वेव 1 के अंदर नहीं आ सकता, हमेशा इसके पार बंद होना चाहिए, इसके ऊपर। मतलब वेव 1 हो गया, वेव 2 हो गया, वेव 3 वेव 1 के उसको पार करके ऊपर चले जाता है, और फिर वेव 4 का करेक्शन आता है। वेव 4 का करेक्शन वेव 1 के अंदर कभी नहीं आ सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट के अंदर भी नहीं आ सकता। स्टॉक प्राइस जो होता है 0.1 0.2, ये इस एग्जैक्ट और इसके नीचे नहीं आ सकता वेव 1 के। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। सेम थिंग बेरिश ट्रेंड में भी, यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे मंदी है, तो 1 2 3 4, है ना, मंदी में फोर्थ वेव इम्पल्स का वेव 1 को टच नहीं कर सकता, ये इम्पोर्टेंट रूल है। इसके नीचे ही बंद होगा, वेव 1 के नीचे ही बंद होगा मंदी में वेव 4 भी। ओके, इसको हम एक, लोग सबसे छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स क्या है, गलतियां क्या है, पहले हम जानेंगे कैसे गलत मार्किंग होता है। मार्किंग जो गलत है उसको पहचानना पड़ेगा हमको। पहला इनकरेक्शन मतलब गलती क्या है कि रेंज 1 हो गया, ये वेव 1 हो गया, ठीक है, फिर वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वेव 1 के अंदर वेव 4 आ चुका है ना, तो ये एक गलत है हमारे रूल्स के हिसाब से। इसके इसके अंदर नहीं आना है, वेव 4 को, वेव 1 को टच ही नहीं करना। तो ये मार्किंग पूरा का पूरा गलत है, आपको वापस स्टार्ट देखना पड़ेगा। जिसने भी ये गलती की है उसको वापस देखना पड़ेगा कि ये गलत रूल है। वेव 4 जो है वेव 1 के अंदर नहीं आ सकता। तो ये हो गया एक गलती जो लोग जनरली करते हैं। दूसरी गलती क्या है कि यहाँ पे वेव 2 जो है वेव 1 के नीचे चले गया है। तो ये यहाँ पे किसी ने स्टार्ट किया मार्किंग, इनको लग रहा है कि वेव 1 यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने वेव 1 पहले से ही दिमाग में लगा लिया कि ये यहाँ पे वेव 1 है, तो अगला तो वेव 2 ही बनेगा, है ना। तो रूल क्या है वेव 2 का, इसको वेव 1 के अंदर ही बंद होना है। अगर इसने इसको वेव 1 के नीचे बंद हो गया, या फिर इसको क्रॉस भी कर लिया छोटा सा, इसका मतलब ये वेव 2 नहीं है। तो आपको पूरा काउंट चेंज करना पड़ेगा, वापस ध्यान से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वेव्स की, है ना। तो ये एक गलती बहुत लोग करते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट जो है मेन, मेन क्या है कि वेव 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता। वेव 1 वेव 3 और वेव 5 के बीच में, तीनों के बीच में वेव 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि वेव 1 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, वेव 3 वेव 1 से थोड़ा छोटा है ना, ठीक है। वेव 5 देखेंगे तो आप, हाँ भाई, इसमें भी वेव 5 भी वेव 3 से बड़ा है, इसका मतलब वेव 3 वेव 5 और वेव 1 से दोनों से छोटा है। ये एक गलत तरीका है मार्किंग करने का वेव 3 का। वेव 3 कभी भी दोनों से छोटा नहीं हो सकता। मतलब वेव 3 दूसरी नंबर पे आ सकता है, मतलब अगेन वेव 3 सबसे बड़ा हो सकता है, या फिर इन तीनों में दूसरे दूसरे नंबर पे आ सकता है, बट ये सबसे छोटा कभी नहीं हो सकता वेव 3, है ना। तो यही एक 3 गोल्डन रूल है। तो इस एग्जांपल में एक और गलती क्या है कि यहाँ पे वेव 4 जो है वेव 1 के अंदर आ चुका है ना, ये यहाँ पे 2 गलतियां हैं। तो ये पूरा का पूरा वेव 1 2 3 4 जो मार्किंग किया है जिसने भी, ये गलत किया है। तो सही क्या है, तो हमारे जो एग्जाम्पल था ब्लैंक चार्ट पे, देखते हैं कि हमारे रूल्स जो है इस पे अप्लाई होते हैं कि नहीं, या हमने सही किया कि गलत मार्किंग किया। तो आपने ये किया है कि यहाँ पे 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेव 2, तो वेव 2 ने वेव 1 के अंदर ही बंद किया, तो ये आपने सही मार्क किया है ना। दूसरा रूल क्या है हमारे पास, दूसरा रूल ये है कि वेव 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता। इन तीनों में देखेंगे, वेव 3 वेव 5 में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, वेव 1 सबसे छोटा दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना कि वेव 3 इन तीनों में सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट पे आपने सही मार्क किया है कि यहाँ पे वेव 3 है, क्योंकि यहाँ पे वेव 3 इन तीनों में बड़ा, थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, सबसे बड़ा लग रहा है वेव 3, है ना, इन तीनों में। ओके, जो भी हो, दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, बट सबसे छोटा नहीं हो सकता वेव 3, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, लास्ट रूल क्या है हमारा, लास्ट रूल यही है कि वेव 4 जब बनता है, तो वेव 4 जब खत्म होगा, इसको हमेशा वेव 1 के ऊपर खत्म होना है बुलिश ट्रेंड में, है ना। मंदी में ये उल्टा रहेगा, वेव 4 हमेशा वेव 1 से छोटा है, मतलब नीचे ही बंद होगा। बट ये आपका तेजी का ट्रेंड है, तो ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में क्या है कि वेव 4 वेव 1 के ऊपर ही बंद होना चाहिए, इसके बराबर या इसके नीचे अंदर नहीं आ सकता वेव 1 के वेव 4।
इसमें सही मार्क किया आपने कि वेव 4 यहाँ है, उसके बाद अपना लास्ट है वेव 5, है ना। तो इस पार्ट में आपने ये सीखा है कि वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 के रूल्स क्या है मार्क करने के। बेसिक रूल्स है, इनको ब्लैंक चार्ट पे आपने डाल के आइडेंटिफाई किया और आपने देखा है। अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ करेक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ये एक बड़ा करेक्शन हो गया, या फिर इसी इम्पल्स के अंदर दो छोटे करेक्शन है, वेव 2 और वेव 3। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, है ना। इसमें आपने अगर पीएचडी कर लिया है तो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत फायदा है। करेक्टिव स्ट्रक्चर्स में आपको इतना समझना है कि इसके बाद जो मूव आएगा वो बहुत तेज आएगा। ये इसके बाद का मूव हमको पकड़ना है, करेक्टिव का बाद का मूव हमको पकड़ना है, तो ये अपना मकसद है, राइट। तो आप प्रोफेशनल होने के बाद आप खुद ये करेक्टिव मूव को पकड़ सकते हैं, बट अगेन जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले करेक्टिव मूव को छोड़ना है हमको, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके मेन ट्रेंड में जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगले पार्ट में मिलते हैं करेक्टिव मूव्स के बारे में।